अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। स्टूडेंट, पिछले कुछ 2-4 दिन से तबीयत नासाज थी, बुखार था, उसकी वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सका। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह मुझे भी सेहत दे, आपको भी सेहत दे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ द फेज़ चेंज। हमें पता है जब भी कोई हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें एनर्जी का चेंज होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और फिज़िकल चेंज एनर्जी इज़ इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो या फिज़िकल चेंज हो उसमें एनर्जी या तो इवॉल्व होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये कब इवॉल्व होगी कब एब्जॉर्ब होगी, इसको हम नेम देते हैं एंथैल्पी चेंज का। एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से और इसको मेजर किया जाता है किसमें, किलो जूल पर मोल। जो सब्सटेंस हम लेंगे जो चेंज हो रहा है, अपने आप की स्टेट को चेंज कर रहा है, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस फेज में जा रहा है। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई सब्सटेंस या मैटर अपनी एक स्टेट को चेंज करता है तो उसके साथ उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चेंज होता है। उसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के चेंज होने की वजह से या तो एनर्जी इवॉल्व होती है या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, किलो जूल पर मोल में, और इसको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, डेल्टा एच। अगर तो एनर्जी इवॉल्व हो रही होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो रही है, फिर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी एनर्जी निकल रही है। और अगर किसी केमिकल चेंज में या फिज़िकल चेंज में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही होगी तो उस केस में जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब होती है और उसमें डेल्टा एच जो हम लेते हैं वो पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर इसको हम डिफाइन करें तो वो क्या बनेगा, इसके लिए हमेशा ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो हम एंथैल्पी चेंज लेते हैं वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं। और जिस वक्त हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हम चेंज नहीं कर रहे, प्रेशर जो हमारा है वो कांस्टेंट है। देन क्या होगा, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, द एनर्जी चेंज इन फिजिकल और केमिकल process is called enthalpy change। और इसी को हम हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन या ऑफ अ सिस्टम भी बात करती हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, ही एंथैल्पी चेंज है कि जो जब हम किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस स्टेट के अंदर जो उसके एनर्जी का चेंज आता है, जो या तो एनर्जी इवॉल्व होती है या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी चेंज
का नेम देती हैं। इसमें हम पहली बात करेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे इस टॉपिक के अंदर आते हैं, इनको हम देखेंगे। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। चंद बातें इसके अंदर आप लोगों को समझना ज़रूरी है। इसमें हम सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, और जब कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो हम स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रहे हैं, और तब वो किस में जा रहा है, लिक्विड में। और ये किस पॉइंट पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे या मेल्टिंग टेम्परेचर पे। जब सॉलिड को हम एनर्जी देंगे और जब उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा या जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस पे वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फेज के अंदर। अच्छा, इस केस में एक पॉइंट तो हम ये याद रखेंगे कि जो हमारा सब्सटेंस है या जो मैटर है वो हम उसको किस स्टेट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम ये रखेंगे, इसमें जो डेल्टा एच है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होगी, ये एब्जॉर्ब हो रही होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, और यानी एनर्जी जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो रही होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, एनर्जी को गेन किया जाएगा, सिस्टम एनर्जी गेन करेगा। तब वो इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम ब्रेक कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। और जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, तो उसके लिए हमें एनर्जी को क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। इट्स मीन दैट हम एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे जो सब्सटेंस की क्वांटिटी होगी या जो मैटर की क्वांटिटी होगी वो ये पॉइंट खुद बता रहा है क्या, कि वो कितना हमने लेना है, 1 मोल। अब अगर इसको हमने डिफाइन करना है तो अब डेफिनेशन हमने बनानी है। हम डेफिनेशन सीख रहे थे, हम इसको जो है वो रट्टा नहीं लगाएंगे, याद नहीं करेंगे। क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसको अगर मैंने डिफाइन करना है तो ये क्या बनेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी, ये मैंने सब्सटेंस मुझे पता चल गया था। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ, कौन सा सब्सटेंस लिया जाएगा, जो कि आपके पॉइंट में ऑलरेडी आपको पता चल गया है। 1 मोल ऑफ सॉलिड into liquid at its melting point, at its melting point। इसको हम क्या नेम देंगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा एच एफ। अब इसको अगेन हम अगर बात करें तो ये क्या है, इसमें हम सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, फ्यूजन के अंदर हम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा एट इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर पे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सब्सटेंस कितना लेंगे, क्योंकि मोलर है तो हम 1 मोल लेंगे। इसको भी किस में मेजर किया जाएगा, किलो जॉल पर मोल में। इसको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है, डेल्टा एच एफ। इसको डिफाइन करना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज नोन एज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा एच एफ से। और इसको किस में मेजर किया जाता है,
किलो जॉल पर मोल में। ये मैंने बात की मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की। और इसी तरह नेक्स्ट मैं पॉइंट बात करता हूँ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहला पॉइंट, इसको हम रिप्रेजेंट किस में वे में करेंगे, डेल्टा एच वी। मेजर किस में किया जाएगा, किलो जॉल पर मोल में। कन्वर्ट किस में करेंगे, वेपर्स। इसमें हम लिक्विड फेज को कन्वर्ट करेंगे किस में, गैस फेज में। किस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर पे। इसमें भी हम सब्सटेंस कितना लेंगे, क्योंकि मोलर है तो अगेन सब्सटेंस जो हम लेंगे वो होगा 1 मोल। अगर हम इसकी बात करें, इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो वो डेल्टा एच वी है। किस यूनिट में मेजर किया जाएगा, किलो जॉल पर मोल में इसको मेजर किया जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो फिर डेफिनेशन अगेन हम वही बात करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्योंकि इसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड की हैं, गैस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगी, हीट को वो अब्जॉर्ब करेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू convert 1 mole of liquid into gas phase at its boiling point। इसको क्या नेम दिया जाएगा, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम अगेन इसी तरह हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा एच एस, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्सटेंस इस केस में भी हमारे पास कितनी होगी, कितना हम मैटर ले रहे होंगे, वो 1 मोल होगा। किस में मेजर किया जाएगा, किलो जॉल पर मोल में। इसको हम इसके अंदर हम करेंगे क्या, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल्टा एच एस से। इसमें हम सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट गैस फेज में। ये किस टेम्परेचर पे होगा, सब्लिमेशन पॉइंट, यानी वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि इस केस में जो सॉलिड है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं। जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट गैस फेज में, तो इसमें काफ़ी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये प्रोसेस भी क्या होगा, इसमें भी हीट क्या होगी, हम हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फेज में जा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के फेज में जा रहे हैं। तो इसमें भी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो बड़ा इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो बड़ा आसान सा है। हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ solid into direct
gas phase at its sublimation point is known as molar heat of sublimation। और इस केस में हमें ये पॉइंट है कि हम इसमें सॉलिड को डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो इंथाल्पी चेंज है, इस पॉइंट की बात करें तो ये हमें बताती क्या है? ये इंथाल्पी चेंज के अंदर हम किसी भी मैटर या सब्सटेंस के उसके एक फेज से उसको दूसरे फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू डायरेक्ट गैस फेज में। तो ये जो चेंज होना है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज़ को करेगा? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो ये जो इंथाल्पी चेंज है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंथाल्पी चेंज ये डिटरमिनेट करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें बताता है, टेल्स क्या स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंथाल्पी चेंज हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी जब एक सब्सटेंस को एक फेज से किसी दूसरे अदर फेज में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, तो अगर तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ये एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। इसी तरह जब एनर्जी सॉलिड से हम गैस में जाते हैं या लिक्विड से हम गैस में जाते हैं या सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, तो बेसिकली ये किस चीज़ का चेंज आ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चेंज आ रहा है। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो रही होगी, वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रही होगी? उस सब्सटेंस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, कि किस कदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो ब्रेक डाउन हो रहा होगा या अब्जॉर्ब हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमें पता है कि हम किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किस में? गैस फेज के अंदर। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड की जो है वो स्ट्रांग है, गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक है। और जितना लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उतना वो उसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए, यानी इसका मतलब क्या है कि उसको उतना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें उतनी हीट वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी को उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं कि एक तरफ मेरे पास वाटर है या दूसरी तरफ इथाइलिन ग्लाइकोल है या कोई और हमारे पास लिक्विड है, तो जब वो लिक्विड से किसी गैस फेज में जा रहा होगा, तो जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वो उतना गैस फेज में जाने के लिए वो उतनी कम एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। तो ये जो एंथैल्पी चेंज है वो बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। अब हमारे पास इनका ट्रेंड हमें पता होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ, एक और पॉइंट की बात मैं कर रहा था, ये सारा काम हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं?
कांस्टेंट कर रही हैं। जो हमारा इंथाल्पी चेंज होता है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हैं। क्यों? प्रेशर के चेंज होने से मेल्टिंग पॉइंट या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज होता है, इसलिए हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। वो हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में भी प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भी प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वो हम तमाम केसेस में मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन में भी प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, इसको वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके वेरी होने से हमारे पास जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या इवाल्व होती है वो भी वेरी कर जाएगी। अगर हम इनकी बात करें कि इनमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी चेंज आता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चेंज आता है वो हीट ऑफ सब्लिमेशन का है। तो अगर इसका हम ट्रेंड लिखें तो डेल्टा एच एस मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि इसमें हम सॉलिड को कन्वर्ट करें गैस में, तो ये ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हम चेंज लेके आ रही हैं, तो इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी। फिर किस में आएगा? हम लिक्विड से गैस फेज में जाएंगे, डेल्टा एच वी, तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और लास्ट पे हमारे पास होगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चेंज नहीं आता, क्योंकि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में हम सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आ रहे होते हैं, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती जितनी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से हम जब डायरेक्ट गैस फेज में जाते हैं तब चेंज होती हैं, या जब हम लिक्विड से गैस फेज में जाते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज़्यादा हाई होती है और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन उससे कम होती है, और फिर मोलर हीट ऑफ फ्यूजन सबसे कम होती है। और हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन इज लार्जर देन द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैंने ये पॉइंट तो आपको लिख के दे दिया है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटर देन द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टूडेंट इसमें आपने यही बात लिखनी है कि जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है या हीट ऑफ सब्लिमेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन में हम एक सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैस फेज के अंदर, और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम एक लिक्विड सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं गैस फेज में, क्योंकि लिक्विड से जब हम गैस में जाते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम चेंज होती हैं, चेंज तो होती हैं, लेकिन जब हम सॉलिड से गैस में जाते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत ज़्यादा एक गैप हम क्रिएट कर देते हैं। तो इस केस में हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सॉलिड में, तो इसलिए हमें एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, और इस केस में एनर्जी जब, क्योंकि लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से तो वीक हैं, नो डाउट स्ट्रांग है, लेकिन सॉलिड से तो वीक है, इसलिए उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वीक होने की वजह से कम है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इज लेस देन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वो बेसिकली वही बात मैंने कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या एनर्जी चेंज का जो फ़र्क आता है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। लास्ट पे हमने एक बात करनी है कि जो मैंने पॉइंट किया कि जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज है कि बेसिकली स्ट्रेंथ को ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास अगर किसी कोई सब्सटेंस है, एक है पोलर, दूसरा है नॉन पोलर, तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं उस केस में जो एंथैल्पी चेंज है वो बेशक डेल्टा एच एस हो, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हो, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन हो, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो, तो वो पोलर सब्सटेंसेस के केस में ये मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर हीट ऑफ जो फ्यूजन है वो ज़्यादा होगी, और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस की या नॉन पोलर जो मैटर होगा उनके केस में जो हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो कम होती है। क्यों? उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो भी कम होती हैं। तो ये था हमारे पास कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं उनकी उनके केसेस में हायर वैल्यूज़ होती हैं डेल्टा एच एस, डेल्टा एच वी और डेल्टा एच एफ की। रीज़न स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, उनके अंदर जो ज़्यादा होने की वजह से वो एंथैल्पी चेंज या वो एनर्जी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, उनमें एनर्जी या एंथैल्पी चेंज जो होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये एनर्जेटिक्स ऑफ द फेज चेंज, मोलर हीट ऑफ द फ्यूजन, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। या ये पूछा जा सकता है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज़ ग्रेटर देन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाई रीज़न, वो मैंने आपको बता दी है। या ये पूछा जा सकता है कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इज़ लेस देन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया। या ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास लिक्विड पोलर सब्सटेंसेस हैं उनकी मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन या वेपराइजेशन या मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो ग्रेटर दैन होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर मालिक्यूल्स। रीज़न क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। तो ये था हमारा आज के टॉपिक छोटा सा, इंथाल्पी चेंज, एनर्जेटिक्स of the phase change. That's all about the energetics of phase change. Assalamu alaikum wa ma alayna illa al balagul mubin.